नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जो कि हमें दिया गया सेक्शन नंबर 28 में। इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो आपको लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकता है, यानी कोर्ट में जाने से रोकता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, तो दोनों ही पार्टीज के पास ये राइट होता है कि वो जब चाहे तब कोर्ट में जा सकती हैं। और अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट करा जाता है जिसमें पार्टीज को कोर्ट में जाने से रोका जा रहा है, तो वो एग्रीमेंट आपका रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के अंदर आएगा और वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा एज पर सेक्शन 28। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं। राम सोल्ड 500 kg शुगर टू मोहन फॉर ₹50 पर केजी। तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्टीज हैं, एक राम और दूसरा मोहन। राम ने जो है मोहन को 500 kg ऑफ शुगर सप्लाई करी फॉर ₹50 पर केजी। अब राम ने अपनी तरफ से मोहन को शुगर सप्लाई कर दी, तो राम के पास ये राइट आ गया कि वो मोहन से पेमेंट रिसीव कर सकता है, यानी शुगर का पैसा रिसीव कर सकता है। राम हैज अ राइट टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम मोहन। अदरवाइज अगर मोहन ने राम को पेमेंट नहीं करा तो क्या होगा, राम के पास राइट है कि वो मोहन के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकता है टू गेट द पेमेंट। अपनी पेमेंट को रिसीव करने के लिए मोहन के खिलाफ केस कर सकता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लॉ ने जो है हर किसी पर्सन को ये राइट दे रखा है कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है, सामने वाली पार्टी को डिफॉल्ट करती है, दो पार्टीज के बीच में आपस में कोई कंफ्लिक्ट होता है, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ कोर्ट में जा सकती है, केस फाइल कर सकती है। तो लॉ ने जो है हर किसी पर्सन को अपने लीगल राइट का इस्तेमाल करने की पावर दे रखी है। तो अब अगर कभी कोई ऐसा एग्रीमेंट करा जाता है जो किसी पर्सन को उसके लीगल राइट को इस्तेमाल करने से रोकता है, तो वो एग्रीमेंट यहाँ पर वॉइड होगा। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि राम जो है एक एग्रीमेंट करे किसके साथ, मोहन के साथ, दैट ही विल नेवर गो टू कोर्ट फॉर रिसीविंग द पेमेंट इवन इफ ही इज नॉट पेड। तो यहाँ पर अगर राम जो है मोहन के साथ एक एग्रीमेंट कर लेता है कि वो कभी भी कोर्ट में नहीं जाएगा मोहन के खिलाफ, फिर चाहे मोहन उसे पैसा पे ना करे, तो इस तरीके का कोई एग्रीमेंट अगर कराया जाता है जो राम को रिस्ट्रेंट कर रहा है फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज लीगल राइट, तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड होगा। तो अगर दोनों में से कोई भी पार्टी एक दूसरे को या फिर खुद को ही कोई एग्रीमेंट करके कोर्ट में जाने से रोकते हैं, तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड होगा। यही बात ऊपर लिखी हुई है, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू टेक रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब होता है सपोर्ट। तो हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो सपोर्ट ले सकता है, यानी मदद ले सकता है किसकी, लीगल प्रोसीडिंग की, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मदद कब लेगा, जब देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर पर्सन। इफ एनी एग्रीमेंट व्हिच रिस्ट्रेंट अ पार्टी टू यूज दिस राइट विल बी वॉइड। तो अगर कोई एग्रीमेंट करा जाता है जिसमें पार्टीज को रिस्ट्रेंट करा जा रहा है टू यूज दिस राइट मतलब लीगल राइट, तो इस तरीके का एग्रीमेंट आपका वॉइड होगा। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 28 ने तीन टाइप के एग्रीमेंट बता रखे हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं कि ये रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के एग्रीमेंट्स है। मतलब आप इन तीनों में से अगर कोई भी तरीके का एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट आपका रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का एग्रीमेंट माना जाएगा एंड आर देयरफॉर वॉइड। तो अब देख लेते हैं तीनों टाइप कौन कौन से, एक एक करके देखते हैं। पहला टाइप है एन एग्रीमेंट विच रिस्ट्रिक्ट absolutely the parties from enforcing their legal rights। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट करा जाता है जिसके थ्रू पार्टीज को उसके लीगल राइट्स इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है, तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड होगा। ये अभी हम ऊपर देख के आए, लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है जो कि है हमारा एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब 100% रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है पार्टीज के ऊपर, पार्टीज को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। एग्रीमेंट के अंदर एक कंडीशन लिख दी गई है जिसमें एक आ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे कोई भी पार्टी जो है एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकती। तो अगर कल को कोई पार्टी प्रॉमिस पूरा नहीं करती, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, तो उस केस में भी कोई भी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएगी। इस तरीके का एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है, यानी कंप्लीट रिस्ट्रेंट करा जा रहा है। इससे एक और बात सामने निकल के आती है कि अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन ना हो, अगर एग्रीमेंट के अंदर कोई कंडीशन हो जिसमें पार्शियल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, तो क्या पार्शियल रिस्ट्रिक्शन वैलिड होगी? तो यहाँ पर लॉ ने कहा है बिल्कुल, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन अगर आप लगाते हो अपने एग्रीमेंट के अंदर तो वो रिस्ट्रिक्शन पूरी तरीके से वैलिड होगी और आपका एग्रीमेंट एनफोर्सेबल माना जाएगा। पार्शियल रिस्ट्रिक्शन किस तरीके से हो सकती है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर नोट देखो, एन एग्रीमेंट विल बी वैलिड। एग्रीमेंट वैलिड मान लिया जाएगा इफ पार्टीज एग्रीड दैट सूट शैल बी फाइल्ड ओनली इन अ पर्टिकुलर कोर्ट। तो अगर एग्रीमेंट के अंदर ये लिख दिया जाए कि कल को कोई डिफॉल्ट होता है, दोनों पार्टीज के बीच में आपस में कोई कंफ्लिक्ट होता है, तो उस केस में जो है दोनों ही पार्टीज सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्ट में जाके ही केस फाइल कर सकती हैं, उसके अलावा कहीं दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकती। यानी यहाँ पर पर्टिकुलर कोर्ट का नाम लिख दिया गया है एग्रीमेंट में, किसी कोर्ट में केस फाइल करा जाएगा। तो यहाँ पर पार्टीज के लीगल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो लगाई गई है कि आप एक पर्टिकुलर कोर्ट में जा सकते हो, उसके अलावा कहीं और नहीं जा सकते। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन पार्शियल है, आपको रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है लेकिन पार्शियली रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अपने लीगल राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्ट में कर सकते हो। एग्जांपल देखते हैं इसका, आपको समझ में आ जाएगा। ए इन बॉम्बे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी इन मद्रास। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, ए और बी। ए जो है बॉम्बे में रहता है और बी जो है मद्रास में रहता है। दोनों के बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंडीशन लगा दी जाती है that all dispute will be subjected to Bombay jurisdiction। तो यहाँ पर बोल दिया गया कि अगर कल को हमारे बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट कहां पर रिजॉल्व किया जाएगा, उसके खिलाफ केस कहां पर फाइल किया जाएगा, बॉम्बे जुरिस्डिक्शन में, यानी बॉम्बे में केस फाइल होगा। तो ए को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बॉम्बे में रहता है, लेकिन दिक्कत किसको आने वाली है कल को, बी को, क्योंकि वो मद्रास में रहता है। तो अगर उसको ए के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करना होगा तो उसे बॉम्बे आना पड़ेगा और बॉम्बे में आके केस फाइल करना होगा। तो ये किसके राइट के ऊपर लिमिट लगाई जा रही है, बी के राइट के ऊपर।
दिस लिमिट्स द राइट ऑफ बी। तो यहाँ पर बी जो है सिर्फ बॉम्बे कोर्ट में आके केस फाइल कर सकता है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट सच एग्रीमेंट इज वैलिड। तो इस तरीके का कोई एग्रीमेंट किया जाता है जिसमें पार्शियल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्ट में ही केस फाइल कर सकते हो, तो वो रिस्ट्रिक्शन पूरी तरीके से वैलिड होगी। इसी तरीके से एक और कंडीशन डाली जा सकती है एग्रीमेंट के अंदर कि अगर मान लो आपके मैटर को लेकर, यानी जो आपका केस है उसको लेकर कोई दो कोर्ट है जिसके पास जुरिस्डिक्शन है। अब ये जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड करता है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड, जो हमारा सीपीसी है वो डिसाइड करता है। तो अगर आपके मैटर को लेकर यानी आपके केस को लेकर दो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है और पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करते हैं, सूट शैल बी फाइल्ड ओनली इन वन ऑफ दीज कोर्ट, यानी दोनों में से सिर्फ एक ही कोर्ट में जाएंगे, इस तरीके का कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो वो एग्रीमेंट आपका पूरी तरीके से वैलिड होगा। सच स्टिपुलेशन इज वैलिड। स्टिपुलेशन मतलब होता है कंडीशन। ये जो आप कंडीशन डाल रहे हो एग्रीमेंट में, ये पूरी तरीके से वैलिड होगी। इसका एग्जांपल से समझो, आपको समझ में आएगा। ए हैज अ लीगल राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट बी आइदर एट दिल्ली और एट कलकत्ता। तो यहाँ पर ए के पास लीगल राइट है कि वो बी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। कहां पर? उसके पास दो कोर्ट है, यानी दो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है उसके केस को लेकर, दिल्ली कोर्ट और कलकत्ता कोर्ट। लेकिन ए और बी आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि अगर किसी पार्टी को केस फाइल करना है तो वो सिर्फ दिल्ली कोर्ट में केस फाइल करेगा। ए कैन एनफोर्स हिज राइट एट दिल्ली, यानी सिर्फ दिल्ली के कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा, कलकत्ता के कोर्ट में केस फाइल कोई भी पार्टी नहीं करेगी। तो इस तरीके की अगर कोई कंडीशन लगा दी जाती है एग्रीमेंट के अंदर, तो वो कंडीशन जो है पूरी तरीके से वैलिड होगी। दिस एग्रीमेंट इज वैलिड एज इट पुट पार्शियल रिस्ट्रिक्शन ओनली। तो यहाँ पर भी पार्शियल रिस्ट्रिक्शन वाला ही मामला है, पार्शियल रिस्ट्रेंट लगाई जा रही है। तो अगर आप चाहे एक सिंगल कोर्ट का नाम लिख दो अपने एग्रीमेंट के अंदर, या फिर दो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है तो दोनों में से कोई एक कोर्ट को सिलेक्ट करके उसका नाम लिख दो एग्रीमेंट के अंदर, तो दोनों केस में आपके एग्रीमेंट की एक कंडीशन पूरी तरीके से वैलिड मानी जाएगी। आगे चलते हैं। एन एग्रीमेंट वेयरबाय पार्टीज एग्री नॉट टू फाइल एन अपील इन अ हायर कोर्ट वाज हेल्ड वैलिड। तो अगर कोई एग्रीमेंट करा जाता है जिसमें डिसाइड करती है दोनों पार्टीज कि हम आगे कोर्ट में अपील नहीं करेंगे, तो यहाँ पर पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर रही है कि एक बार अगर हमने कोर्ट में केस डाल दिया और कोर्ट की तरफ से जो कुछ भी जजमेंट आएगा, चाहे किसी भी पार्टी के फेवर में आए, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, आगे उसके खिलाफ अपील नहीं डालेंगे, हायर कोर्ट में नहीं जाएंगे। इससे दोनों पार्टीज के टाइम का नुकसान होता है और केस जो है लंबा चलता है। तो इस तरीके का कोई एग्रीमेंट होता है तो वो वैलिड माना जाएगा। यहाँ पर भी पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है, आप कंप्लीट रिस्ट्रेंट नहीं कर रहे हो, एक बार तो कोर्ट में जा रही है ना पार्टीज। अब देखो यहाँ पर हमने एग्रीमेंट का पहला टाइप देख लिया। हम पढ़ रहे थे तीन टाइप के एग्रीमेंट जिनको रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग माना जाएगा, जिसमें से पहला टाइप हमारा हो गया जहां पर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन होती है पार्टीज के ऊपर। दूसरा हमारा टाइप है एन एग्रीमेंट विच कर्टेल द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब देखो यहाँ पर एक लॉ है हमारे कंट्री के अंदर जो कि है लिमिटेशन एक्ट। इसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। लिमिटेशन एक्ट हमें एक टाइम पीरियड देता है जो कि 3 साल का है, जिस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी पार्टी जो है अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जा सकती है, यानी अपने लीगल राइट्स का इस्तेमाल कर सकती है। और यहाँ पर बोला जा रहा है अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट करा जाता है जिसके थ्रू इस लिमिटेशन एक्ट के द्वारा दिए गए टाइम पीरियड को कर्टेल किया जा रहा है, यानी कट किया जा रहा है, शॉर्ट किया जा रहा है, 3 साल का टाइम पीरियड है उसको कम किया जा रहा है, एंड प्रिस्क्राइब अ शॉर्टर टाइम पीरियड देन प्रिस्क्राइब बाय लॉ, और एक शॉर्टर टाइम पीरियड अपने एग्रीमेंट के अंदर डाल दिया जा रहा है, यानी जो लॉ ने हमें 3 साल दे रखा है, लिमिटेशन लॉ ने हमें 3 साल का पीरियड दे रखा है, उससे कम टाइम पीरियड अपने एग्रीमेंट में आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो। तो इस तरीके का अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड होगा। इसको एग्जांपल से देखो, एन एक्शन ऑन डिसऑनर्ड प्रॉमिसरी नोट मे बी ब्रॉट विद इन 3 इयर्स अंडर द लिमिटेशन एक्ट। तो अगर कोई प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो जाता है तो उसके खिलाफ जो है पार्टी कितने साल तक कोर्ट में जा सकती है? 3 साल तक। 3 साल का टाइम पीरियड दे रखा है कि 3 साल तक जो है डिसऑनर प्रॉमिसरी नोट की पेमेंट ली जा सकती है, उसके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है। इफ पार्टीज एग्रीज दैट एक्शन शैल बी ब्रॉट विद इन 2 इयर्स सच एन एग्रीमेंट लिमिटिंग द टाइम ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ अ राइट शैल बी वॉइड। तो अगर पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम जो है एक्शन का टाइम पीरियड यानी कोर्ट में केस फाइल करने का टाइम पीरियड को 3 साल से घटाकर 2 साल कर रहे हैं, हम अपने एग्रीमेंट के अंदर 2 साल लिख रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई केस फाइल करना है किसी भी पार्टी को, तो 2 साल के अंदर अंदर करे, उसके बाद नहीं कर सकता। तो इस तरीके का एग्रीमेंट जो है लिमिटेशन एक्ट का वॉयलेशन होगा और उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते। आप कभी भी लिमिटेशन एक्ट के द्वारा दिए गए टाइम पीरियड यानी 3 इयर्स को अपने एग्रीमेंट के थ्रू कर्टेल नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। तो दूसरा एग्रीमेंट हो गया हमारा जो रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग माना जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो तीसरा टाइप ऑफ एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट एक अमेंडमेंट के थ्रू आया था। 1996 में एक अमेंडमेंट हुई थी, एक लॉ कमीशन बनाया गया था, उसने अपनी 97th रिपोर्ट पेश करी थी। ये रिकमेंडेशन दिया था कि इस थर्ड पॉइंट को डाला जाए। अब ये क्यों डाला गया, किस लिए डाला गया, ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन ये अमेंडमेंट कब हुई है ये आप देख लो। ये अमेंडमेंट हुई है 1996 के अंदर, इफेक्टिव हुई थी 8 जनवरी 1997 से। ये अमेंडमेंट किसके थ्रू करी गई थी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1996। अब इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लाया गया इसको? अब देखो यहाँ पर बिफोर अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं, अमेंडमेंट से पहले क्या हो रहा था? अमेंडमेंट से पहले जो है सिर्फ ऊपर वाले 2 पॉइंट थे, यानी ऊपर वाले 2 एग्रीमेंट थे जिनको रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग माना जाता था। तो सभी ने जो है इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया, लॉ की वर्डिंग्स का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खासकर इंश्योरेंस कंपनीज अपने एग्रीमेंट में इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही थी जिससे वो लिमिटेशन एक्ट के टाइम पीरियड को कर्टेल भी कर रही थी और उसके बावजूद उसका एग्रीमेंट वॉइड नहीं हो रहा था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट के 2 साल बाद अपने इंश्योरेंस का क्लेम करने जाता है, किसी रीजन की वजह से वो 2 साल तक इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाया,
और 2 साल बाद इंश्योरेंस क्लेम करने जाता है तो 2 साल बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेशन एक्ट 3 साल का टाइम पीरियड देता है, 3 साल के अंदर अंदर आप अपने राइट्स का क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर वो पर्सन जो है 2 साल के बाद जाता है अपने इंश्योरेंस क्लेम के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जिस इंश्योरेंस कंपनी से उसने इंश्योरेंस लिया था, उस इंश्योरेंस कंपनी ने उस पर्सन के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है, जिस एग्रीमेंट में ये बात लिखी हुई है कि जब भी आपका कोई लॉस होगा तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आपके इंश्योरेंस क्लेम करने का राइट एक्सटिंग्विश हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। ये बात उस एग्रीमेंट में लिखी हुई है जो कि इंश्योरेंस कंपनी और उस पर्सन के बीच हुआ था। कब हुआ होगा? जब उसने इंश्योरेंस लिया होगा। तो यहाँ पर कभी भी ये नहीं कहा कि हम लिमिटेशन लॉ के दिए गए टाइम पीरियड के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको कम ज्यादा कर रहे हैं, तो उस पर्सन के लीगल राइट्स के ऊपर तो कोई असर नहीं आया, लेकिन उसका जो क्लेम करने का राइट था उसी को खत्म कर दिया। तो जब आपके पास किसी चीज को लेकर राइट बचेगा ही नहीं तो आप कोर्ट में किस चीज के लिए जाओगे? तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली कर्टेल नहीं किया लिमिटेशन एक्ट वाले टाइम पीरियड को, लेकिन इनडायरेक्टली उस पर्सन के राइट को खत्म कर दिया। तो इस तरीके की वर्डिंग्स का इस्तेमाल जो है इंश्योरेंस कंपनी ज्यादातर कर रही थी अपने एग्रीमेंट में, जिसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट लाई गई। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बिफोर अमेंडमेंट जो है कई सारे केस कोर्ट में गए थे और कोर्ट की तरफ से जजमेंट भी इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में आता था। तो जजमेंट भी क्या आता था, ये हम बात कर रहे हैं बिफोर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट से पहले क्या जजमेंट आता था? द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंसर्टिंग देयर ओन पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन प्लेस ऑफ द पीरियड लेड डाउन बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो पार्टीज के ऊपर हमेशा से इस बात का तो प्रोहिबिशन लगाया हुआ था कि वो कभी भी अपनी तरफ से अपना कोई पीरियड नहीं लिख सकते जो लिमिटेशन टाइम को कर्टेल करे। इस तरीके की रोक तो हमेशा से थी, लेकिन यहाँ पर जो है इंश्योरेंस कंपनीज ने लॉ से बचने का रास्ता निकाल लिया और अपने एग्रीमेंट्स के अंदर कुछ इस तरीके की वर्डिंग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ध्यान से देखो, बिफोर अमेंडमेंट एग्रीमेंट्स में क्या लिखा जाता था? द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट वाज परमिटेड, पार्टीज को परमिट कर दिया गया था टू इंसर्ट देयर ओन पीरियड, कि वो अपना टाइम पीरियड लिख सकती हैं। लेकिन वो क्या कहती थी कि हम ये जो टाइम पीरियड लिख रहे हैं इसमें हमारा लिमिटेशन वाले टाइम पीरियड को कर्टेल करने का कोई इरादा नहीं है। ये टाइम पीरियड क्यों लिखा जा रहा है? दे वर फ्री टू असर्ट दैट इफ अ पार्टी डज नॉट क्लेम विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी जो टाइम पीरियड हम लिख रहे हैं अगर पार्टी ने उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर क्लेम नहीं करा, देन द राइट एक्वायरिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एक्सटिंग्विश। तो जो राइट है क्लेम करने का पार्टीज के पास वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। और दैट अ पार्टी शैल डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लायबिलिटीज, या तो सामने वाली पार्टी के पास क्लेम करने का राइट ही खत्म हो जाएगा या फिर हम जो है अपनी सभी लायबिलिटीज से डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो बात तो वही गई। तो ये भी इनडायरेक्टली लिमिटेशन वाले टाइम पीरियड को कर्टेल कर रहा था, डायरेक्टली नहीं कर रहा था लेकिन इनडायरेक्टली तो कर रहा था ना। तो इसी बात को रोकने के लिए, इसी तरीके के जो गलत प्रैक्टिस का इस्तेमाल करा जा रहा था मार्केट में, उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट लाई गई। और अमेंडमेंट में क्या कहा गया? एन एग्रीमेंट विच प्रोवाइड फॉर फोर फीचर वेवर एक्सटिंग्विशमेंट, एग्रीमेंट के अंदर आप कोई भी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, ऑफ अ लीगल राइट इटसेल्फ इफ नो एक्शन इज कमेंस्ड विद इन द पीरियड स्टिपुलेटेड बाय द एग्रीमेंट। तो अगर कोई एग्रीमेंट आप करते हो जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपके लीगल राइट्स को फोरफीचर करा जाएगा, वेवर करा जाएगा, एक्सटिंग्विशमेंट करा जाएगा, अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर, यानी वो टाइम पीरियड जो हम एग्रीमेंट में लिख रहे हैं उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं करा, तो आपका राइट खत्म हो जाएगा। इस तरीके की कोई वर्डिंग्स का किसी एग्रीमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है तो वो भी रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के अंदर आएगा। तो तीसरा टाइप हमारा ये हो गया। तो अब इस तरीके के एग्रीमेंट्स को भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। अब देखो यहाँ पर इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। बिफोर अमेंडमेंट को आपको पढ़ना नहीं है, ये जजमेंट आपको किसी काम के नहीं है। ज्यादातर ये कहाँ करा जा रहा था? दीज काइंड ऑफ क्लॉजेस आर यूजुअली फाउंड इन इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी इस तरीके की क्लॉजेस डाल रही थी अपने एग्रीमेंट के अंदर। तो ये हमारा तीसरा टाइप हो गया। अब देखते हैं हम एक्सेप्शन टू जनरल रूल। जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल कहता है कि आप रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट आपका वर्ड होगा। लेकिन जनरल रूल के एक्सेप्शन क्या कहेंगे? वो इसके ठीक उलट बात कहेंगे, इसके ठीक अपोजिट बात कहेंगे कि अगर आप कोई रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट आपका वैलिड मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर 3 केस बता रखे हैं जहां पर रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के एग्रीमेंट को वैलिड माना जाता है और आपका एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है। तो 3 कौन कौन से केस बता रखे हैं देख लेते हैं एक बार। पहला केस कहता है हमारा कि अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिसमें पार्टीज एग्री होती हैं कि वो किसी भी फ्यूचर डिस्प्यूट पे, यानी कल को एग्रीमेंट के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को लेकर कोर्ट में ना जाते हुए कहां पर जाएंगी? रेफर करेंगी आर्बिट्रेशन को। आर्बिट्रेशन कौन होता है? तो अगर मैं बात करूं कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, तो जब कभी भी दो पार्टीज के बीच में आपस में डिस्प्यूट होता है और उस डिस्प्यूट को कोई थर्ड पार्टी रिजॉल्व करे तो उस थर्ड पार्टी को हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। अब इसको आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कहो या एडीआर कहो। लॉज को एडीआर कहता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कोर्ट में ऑलरेडी इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं
तो लॉ ने जो है एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बना दिया, यानी पार्टीज को एक ऑल्टरनेट तरीका दे दिया कि अगर कोई सिविल मैटर होता है, आर्बिट्रेशन कभी भी क्रिमिनल केस में नहीं अप्लाई होता, तो जब कभी भी कोई सिविल केस है उस केस में अगर पार्टीज चाहें तो कोर्ट के अलावा आर्बिट्रेटर के पास जा सकती हैं और अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकती हैं। अब ये थर्ड पार्टी कौन होगा? अब ये थर्ड पार्टी कोई एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है या फिर जो है 3-4 पर्सन का ग्रुप भी हो सकता है। अब इस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कौन करता है? तो ये आर्बिट्रेटर जो है चाहे तो पार्टीज खुद ही अपॉइंट कर सकती हैं, अपने किसी पहचान वाले को आर्बिट्रेटर बना ले, किसी को भी आर्बिट्रेटर बनाया जा सकता है, लेकिन आर्बिट्रेटर हमेशा एक अनबायस्ड पर्सन होना चाहिए, यानी ऐसा पर्सन जो दोनों ही पार्टीज की बातों को सुने और एक अनबायस्ड जजमेंट सुनाए। तो आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेटर कौन होता है? आपको ये समझ में आ गया? तो अगर कोई भी एग्रीमेंट करा जाता है जिसमें पार्टी जो है ये कहते हैं कि हम डिस्प्यूट होने पे कोर्ट में नहीं जाएंगे, आर्बिट्रेशन में जाकर अपने मामले को सुलझा लेंगे, और एग्रीमेंट के अंदर एक और बात लिख दी गई, एंड दैट ओनली द अमाउंट अवॉर्डेड इन सच आर्बिट्रेशन शैल बी रिकवरेबल। अवॉर्डेड का मतलब यहाँ पर जो आर्बिट्रेशन डिसीजन सुनाएगा, तो आर्बिट्रेशन जो भी डिसीजन सुनाएगा, जो भी अमाउंट कहेगा कि ये अमाउंट जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी को देगी, तो उसी अमाउंट को रिकवर करा जाएगा, यानी आर्बिट्रेशन का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा, उसके खिलाफ आप नहीं जाओगे। इस तरीके का कोई बात अगर एग्रीमेंट में लिखी जाती है, ऐसा कोई एग्रीमेंट बनाया जाता है, तो वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कंप्लीट रिस्ट्रेंट नहीं लगाई जा रही लीगल प्रोसीडिंग को लेकर। आपने कोई ना कोई ऑल्टरनेट तरीका तो निकाल लिया, आप आर्बिट्रेशन में जा रहे हो, तो लॉ कहता है कि ये भी पूरी तरीके से कोर्ट में जाने के बराबर है। अब सेकंड पॉइंट भी हमारा सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर कहा गया था कि मे अराइज, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है फ्यूचर में तो आप आर्बिट्रेशन के पास जा रहे हो। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट ऑलरेडी अराइज है, यानी प्रेजेंट में आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है या पास्ट में कोई डिस्प्यूट है, तो उसको लेकर भी आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हो। इस तरीके का कोई एग्रीमेंट करते हो इन राइटिंग में एग्रीमेंट करते हो, तो वो एग्रीमेंट आपका वैलिड होगा। ऊपर फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमारा फ्यूचर डिस्प्यूट को लेकर था, फ्यूचर डिस्प्यूट को लेकर आप आर्बिट्रेशन में जा रहे थे, यहाँ पर आप प्रेजेंट या पास्ट डिस्प्यूट को लेकर आर्बिट्रेशन में जा रहे हो। हाउएवर, लेकिन नीचे एक और बात लिखी गई है दोनों पॉइंट को लेकर कि हाउएवर court has power in spite of such stipulation to set aside the decision of the arbitration on the ground of misconduct of the part of arbitrator। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोर्ट के पास हमेशा ये पावर रहेगी in spite of such stipulation। आप फिर चाहे कोई ऐसी कंडीशन क्यों ना डाल दो अपने एग्रीमेंट में कि जो आर्बिट्रेशन का डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा, उसके खिलाफ कोई भी पार्टी कोर्ट में नहीं जा सकती। आप इस तरीके की कोई भी कंडीशन क्यों ना अपने एग्रीमेंट में लिख दो, लेकिन कोर्ट के पास हमेशा ये पावर रहेगी कि अगर आर्बिट्रेशन की तरफ से कोई मिसकंडक्ट होता है, आर्बिट्रेशन कोई एक ऐसा डिसीजन सुनाता है जो पूरी तरीके से बायस्ड है, किसी एक पार्टी का फेवर करने के लिए दूसरी पार्टी के साथ गलत कराए, तो उस केस में दूसरी पार्टी जो है कोर्ट में जा सकती है, और कोर्ट के पास ये पावर है कि वो आर्बिट्रेशन के डिसीजन को सेट असाइड कर ले, यानी कैंसिल कर देगी और उसके ऊपर अपना एक नया जजमेंट सुनाएगी। तो ये दो पॉइंट हो गए हमारे। लास्ट हमारी कंडीशन है, ये भी हमारे ये कमेंटमेंट है। तो पहले लॉ में ये दो ही एक्सेप्शन थी, तीसरी एक्सेप्शन यहाँ पर हमारी ये अमेंडमेंट के थ्रू आई है, बाद में ये जोड़ी गई है। ये क्या कहती है? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमने देखा था ऊपर, कोई आप ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिसमें आप लिमिटेशन एक्ट के द्वारा दिए गए टाइम पीरियड को कर्टेल करते हो, तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड होगा। लेकिन यहाँ पर जो है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उस 3 साल के टाइम पीरियड को कम करने की परमिशन दे दी। अब किस तरीके से परमिशन दी गई है और कौन से एग्रीमेंट में दी गई है? तो यहाँ पर बोला गया है कि गारंटी के एग्रीमेंट में परमिशन दी गई है कि वो चाहें तो 3 साल के टाइम पीरियड को कम भी कर सकते हैं। अब गारंटी का एग्रीमेंट क्या होता है ये भी हम पहले देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर 3 पार्टीज हैं, एक है XYZ एक कंपनी है, दूसरा है हमारा वेंडर और तीसरा है यहाँ पर बैंक। तो XYZ ये कंपनी जो है अभी नई नई बनी है, इसको रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो ये जो है वेंडर के पास जाती है और जाकर कहती है कि हमें जो है रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आप 1 CR के रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करवा दो, हम पेमेंट आपको इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। अब वेंडर इस कंपनी के ऊपर भरोसा कैसे कर ले? ये तो अभी नई नई कंपनी बनी है। तो वेंडर कहता है इस कंपनी से कि आप जो है बैंक गारंटी लेके आ जाओ, आप किसी बैंक से जो है अपनी गारंटी लेके आ जाओ कि कल को अगर आप कोई डिफॉल्ट करते हो, मैं आपको रॉ मटेरियल तो सप्लाई कर दूंगा, लेकिन अगर आप कल को मेरी पेमेंट नहीं देते तो मैं बैंक से पैसे को रिकवर कर सकूं, यानी आपका पैसा मैं आपके बैंक से ले सकूं। तो यहाँ पर गारंटी किसने दी? बैंक ने। गारंटी इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया? बैंक ने। तो बैंक जब कोई भी गारंटी इंस्ट्रूमेंट बनाता है, यानी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों ही गारंटी देते हैं, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब कभी भी गारंटी का इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, यानी गारंटी का एग्रीमेंट बनाते हैं, तो वो चाहे तो एग्रीमेंट के अंदर एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड लिख सकते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपको अपने पैसे को क्लेम करना होगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपके पैसा क्लेम करने का राइट एक्सटिंग्विश हो जाएगा, यानी आपके पैसे लेने का राइट खत्म हो जाएगा। लॉ ने अमेंडमेंट करी थी 1996 में, और उसमें कहा था कि आप किसी भी पर्सन के राइट को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, फोरफिटेड नहीं कर सकते। लेकिन उसी अमेंडमेंट का ये एक्सेप्शन है, और यहाँ पर ये बात कही गई कि बैंक चाहे तो गारंटी के एग्रीमेंट में इस तरीके का स्पेसिफाइड टाइम पीरियड लिखकर किसी भी पार्टी के राइट को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर XYZ जो है वेंडर को पेमेंट नहीं करता और बैंक गारंटी के अंदर एक टाइम पीरियड लिखा हुआ था 1 साल का, कि अगर XYZ कभी भी डिफॉल्ट करता है तो वेंडर के पास ये राइट है कि वो 1 साल के अंदर अंदर
बैंक से अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है, बैंक से अपने पैसे को क्लेम कर सकता है। मतलब यहाँ पर वेंडर के पास अपने पैसे को क्लेम करने का टाइम पीरियड कितना है, 1 साल। 1 साल के बाद ना वो कोर्ट में जा सकता है, ना इस पैसे को क्लेम कर सकता है। तो इस तरीके का अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब करा जाता है गारंटी इंस्ट्रूमेंट में, तो वो पूरी तरीके से वैलिड होगा। लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड जो लिखा गया है वो कितना है, मिनिमम 1 ईयर। आप मिनिमम 1 ईयर तो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड लिखोगे ही लिखोगे। तो 1 साल का टाइम पीरियड आप लिख सकते हो और ये कह सकते हो कि वेयर द राइट ऑफ अ पार्टी टू मेक अ क्लेम अगेंस्ट द बैंक वुड बी एक्सटिंग्विश्ड एट द एक्सपायरी ऑफ a specified time period which is not less than 1 year from the date of occurring or non-occurring of a specified event, irrespective of the fact that such extinguishment of right was before the period prescribed in the limitation act. इसी एग्जांपल को आपके लिए मैंने ये नीचे लिख दिया, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो। तो क्लियर हो गया आपको हमारा ये थर्ड एक्सेप्शन। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का, ये खत्म हो गया। अब हम देखेंगे अपना सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 कौन सा हमारा, अनसर्टेन एग्रीमेंट। अनसर्टेन एग्रीमेंट क्या होते हैं इसको आप देखते हैं।